बहुत समय पहले की बात है। गुलजारगंज गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेतों में केला, अमरूद, सेब और संतरे लगाया करता था। जब हरिया के खेतों की सारी फलें पककर तैयार हो जाती थी, तब वो उन सभी फलों को एक गधे की गाड़ी में भरकर पास के दूसरे गांव में बेचने जाया करता था। ऐसे ही एक दिन एक बड़ा सा व्यापारी हरिया के घर आता है और कहता है, अरे हरिया, मैंने सुना है कि तुम्हारे खेतों में बहुत अच्छे अच्छे फल होते हैं। अगर तुम चाहो तो अपने सारे फल मुझे ही बेच दिया करो। और हाँ, मेरा बहुत ही बड़ा फलों का कारोबार है। मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा और तुम्हें दूसरे गांव जाकर बेचने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। कहो हरिया, तुम क्या कहते हो? क्षमा प्रार्थी हूं सेठ। हाँ, ये सच है कि मैं फल उगाता हूं, पर वे फल मेरी कमाई का जरिया है। मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा करके बेचता हूं और अपनी मर्जी से ही बेचता हूं। मुझे अपने खेतों के फल आपको नहीं बेचने हैं। मैं थोड़ा ही कमाता हूं, पर मैं खुश हूं। ये तुम क्या कह रहे हो युवक? तुम्हारा पूरा गांव मुझे फल और सब्जियां बेचता है, और कभी कभी तो लोग फसल तैयार होने से पहले ही उसकी कीमत लेकर चले जाते हैं। देखो युवक, तुम पूरे गांव में घूम घूम कर बेचने से अच्छा है कि ये सारे फलों के दाम मैं तुम्हें अच्छे से दे दूंगा। सेठ जी, मैं एक किसान हूं। मेहनत तो मैं हमेशा से करता आ रहा हूं, इसलिए ये फल बेचना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे पैसों का कोई लालच भी नहीं है। मैं लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले फल बेचता हूं और यही काम करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं चाहता हूं कि अपने फलों को आपको बेचने के बजाय इन गांव के गरीब किसानों को बेचूं। इससे भले ही मुझे फायदा थोड़ा कम हो, पर खुशी जरूर मिलेगी। इससे उनके पास कम आमदनी होने पर भी वे मेरे फल खरीद सकेंगे। वैसे भी आप जैसे लोग गरीब किसानों से माल लेकर उसे महंगे दामों पर बेचते हैं, जिससे कुछ ही लोग उसे खरीद पाते हैं और जरूरतमंद लोग उससे वंचित रह जाते हैं। इसी कारण से मैं अपने फलों को आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? भाई हरिया, एक बार तुम अच्छे से सोच लो। तुम ये फल मुझे बेचकर और भी मालामाल बन सकते हो। सेठ जी, मैंने अच्छे से सोच लिया है, तभी मैंने आपसे ये कहा है। आशा करता हूं सेठ जी, आपको मेरी ना कहना बुरा नहीं लगा होगा। इतना कहने के बाद भी जब हरिया ने अपने फलों को उस व्यापारी को बेचने से मना कर दिया, तो व्यापारी आग बबूला होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हरिया अपने फलों को लेकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है। काफी रात हो गई है, मुझे अब कहीं आराम करना चाहिए। तभी वहाँ सोया हुआ सेठ वहाँ से उठ जाता है और कहता है, अरे, इतनी रात को यहाँ कौन आया है? अरे भाई, कौन हो तुम? तुम तो हमारे गांव के नहीं लगते। हरिया ने जब उस व्यक्ति को देखा तो उसे लगा कि ये बहुत भला व्यक्ति है, इसलिए वो उस व्यक्ति के पास चला जाता है। सेठ जी, मेरा नाम हरिया है। मैं पास के गांव से यहाँ आया हूँ। मैं अपने फलों को बेचने आया था, मगर यहाँ के रास्ते थोड़े खराब होने के कारण मैं घर नहीं पहुंच सका और अब काफी रात भी हो चुकी है। ऊपर से इतने अंधेरे में मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगा। तो क्या मुझे यहाँ कहीं रहने की जगह मिल सकती है? आज तो बकरा खुद हलाल होने आ गया है। इसी ने मेरे भाई को फल बेचने से मना किया था ना। रुक, अब तुझे मजा चखाता हूँ। दरअसल वो आदमी उसी व्यापारी का भाई था जो कुछ समय पहले हरिया के घर आया था, लेकिन इन सब बातों का हरिया को अभी जरा भी पता नहीं था। हरिया को तो वो आदमी बहुत ही दयालु और भला इंसान लग रहा था, जबकि उसके मन में कुछ और ही चाल चल रही थी। अरे मेरे भाई, तुम्हें कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा इतना बड़ा घर है, तुम आज रात यहीं बिना किसी परेशानी के ठहर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आप जैसे भले लोग हैं, तभी हम जैसे गरीबों को सहारा मिलता है। अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक आदमी ही दूसरे आदमी की मदद करता है। ये सब तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का फल है, जो ईश्वर ने तुम्हें यहाँ भेज दिया। और वैसे भी ये तो मेरा कर्तव्य है। वैसे भाई, ये बताओ कि ये सारे फल तुमने किस मंडी से लिए हैं? नहीं सेठ जी, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं जो मंडी से माल लेकर बेचूं। ये सारे फल मेरे ही खेतों के हैं, जिन्हें मैं थोड़ा थोड़ा करके बेचता हूँ। उसके बाद दोनों के बीच कुछ समय तक बातें होती रहती हैं। सेठ जी, मैं भले ही थोड़ा कम कमाता हूँ, पर मैं अपने फल इन ठेकेदारों को नहीं बेचता। मैं अपने फलों को उतने ही दामों में बेचता हूँ
ताकि जरूरतमंद लोग भी उन्हें खरीद सकें। भाई, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अगर सारे किसान तुम्हारी तरह सोचने लगे तो हमारे गांव की गरीबी काफी हद तक मिट सकती है। आजकल के ठेकेदार फलों और सब्जियों को किसानों से कम कीमत पर खरीद लेते हैं और फिर उन्हीं फलों और सब्जियों को बाजार में ज्यादा दाम बताकर उन्हीं किसानों से ही वसूलते हैं। और उन भले भाले किसानों को ये बिल्कुल पता नहीं होता कि कई बार वे फल और सब्जियां उनकी सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकती हैं। लेकिन बेचारे किसान कर भी क्या सकते हैं। सेठ जी, आपने उचित ही कहा। हमारे किसान भाइयों के साथ ऐसा न हो, इसलिए मैं अपने फलों को इन ठेकेदारों को नहीं बेचता। मैं गांव-गांव जाकर इन्हें किसानों को ही बेचता हूं। भले ही मुझे मुनाफा थोड़ा कम हो, पर मुझे बहुत खुशी मिलती है। बहुत नेक काम कर रहे हो हरिया। चलो अब सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। तुम्हें कल अपने घर भी जाना है। हाँ हाँ सेठ जी, आपने सही कहा। अब मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। उसके बाद हरिया चारपाई पर बैठे बैठे बुदबुदाने लगता है। ये सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। इतना धन और आलीशान बंगला होने के बाद भी इनमें जरा सा भी घमंड नहीं है और इनका मन भी कितना कोमल है। मुझ जैसे बेसहारा किसान को इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सहारा दे दिया। इस संसार में ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। सुबह होते ही हरिया सीधे अपनी गधे की गाड़ी के पास गया और वहां जाकर उसने देखा कि हे भगवान कृष्ण, मेरा गधा कहाँ गया और मेरे फल कहाँ चले गए? किसने ये सब लिया होगा? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर किसी को मुझे तकलीफ क्यों देनी पड़ी? मैं ये सब सेठ जी से पूछता हूँ। फिर उसके बाद जब वो सेठ के पास पहुंचता है तो ये देखकर हरिया हैरान रह जाता है। तो तुम यहां क्या कर रहे हो? तो क्या तुमने ही मेरे गधे और मेरे फलों को चुराया है? सेठ जी, कृपा कीजिए, मेरे गधे और मेरे फलों को मुझे वापस लौटा दीजिए। मेरे पास आमदनी के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छा बेटा, हमने तुम्हें यहाँ रहने का बंदोबस्त भी किया और तुमने हमें ही चोर बना दिया। सच में अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। उस सेठ के इतना कहते ही हरिया पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा व्यक्ति समझ रहा था, लेकिन तुमने तो मेरे साथ चालबाजी कर ली। पहले तो तुमने मुझे पनाह दी और दूसरी ओर मेरी पीठ में खंजर मार दिया। अरे भैया हरिया, भला हमारे पास सब कुछ होते हुए हम ऐसा क्यों करेंगे? ऊपर से तुम हम पर ही आरोप लगा रहे हो। वैसे तो गलती हमारी ही है जो हमने तुम पर दया करके तुम्हें रहने की जगह दे दी। कल रात तो लगा था कि तुम बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान हो, पर तुम तो एक नंबर के झूठे और मक्कार निकले हरिया। सेठ, तुमने चोरी भी की है और अब भोला बनने का नाटक कर रहे हो। चुपचाप मेरे गधे और मेरे फलों को वापस कर दो। मैं यहाँ से बिना कुछ कहे चला जाऊंगा। उसके बाद सेठ लाला और मनु हरिया को वहाँ दबाव डालकर धमकाने लगते हैं। ज्यादा मत बोल बच्चे, यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना धक्के मारकर यहाँ से निकलवा दूंगा। सेठ, मैं ये बात पंचायत में जरूर कहूंगा। ये सुनते ही सेठ अपने लोगों को बुला लेता है और उनसे हरिया की बहुत पिटाई करवाता है। लाला और मनु ने इतना पिटवाया कि हरिया ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। फिर भी किसी तरह लड़खड़ाते हुए हरिया अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और अपने फल की टोकरी को कंधे पर उठाकर सीधे मुखिया के घर की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में हरिया मुखिया के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही हरिया अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी वहां खड़ा एक व्यक्ति बोल पड़ता है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मुझे मुखिया जी से मिलना है। भैया जी, मुखिया जी पास वाले गांव में गए हैं। अगर तुम चाहो तो वहां जाकर अपनी परेशानी बता सकते हो। ठीक है बड़े भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर हरिया वहां से उस गांव की ओर निकल पड़ता है और कुछ ही देर में वो उस गांव में पहुंच जाता है। हरिया ने उस रात की सारी घटना मुखिया नारायण को सुना दी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे गधे और तुम्हारे फल लाला और मनु ने चुराए हैं, तो मैं उन्हें तुम्हें वापस दिलाने की कोशिश कर सकता हूं। लेकिन जैसा तुमने बताया, वो बहुत ही पैसे वाला आदमी है। उसके पास पैसा, महल और सब कुछ है। तो भला इतने पैसे वाला आदमी तुम्हारे थोड़े से फल और गधे को रखकर क्या करेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे गधे और फल किसी और ने चुराए होंगे। नहीं नहीं मुखिया जी,
मुझे पूरा यकीन है कि ये काम कोई और नहीं कर सकता। ये काम सेठ लाला और उसका भाई मनु ही कर सकते हैं। इसका फैसला तो सेठ मनु और लाला से बात करके ही किया जाएगा। उसके बाद मुखिया गांव के एक व्यक्ति से कहता है कि वो लाला और मनु को बुला कर लाए। जब सेठ मनु और लाला मुखिया के घर पहुंचते हैं, तब वहां हरिया को देखकर वे पहले ही समझ जाते हैं कि मामला क्या है। मुखिया जी, मैं तो इस किसान की मदद करने के लिए उस रात इसे अपने घर में पनाह दी थी, लेकिन अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हम दोनों पर ही आरोप लगा रहा है। भला मैं इसके गधे और इसके फलों को क्यों चुराऊंगा? मेरा तो खुद का फलों का बड़ा व्यापार है। मुझे इसके फलों की भला क्या आवश्यकता हो सकती है? इसे तो मेरा एहसान मानना चाहिए। इसकी जो भी चीजें चोरी हुई हैं, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है मुखिया जी। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, पर चोरी तुम्हारे घर के सामने से ही हुई है, इसलिए इस व्यक्ति का आरोप लगाना गलत भी नहीं है और तुम्हें भी इसका जवाब देना ही होगा। और हाँ, तुम जो फलों का व्यापार करते हो उसमें से एक फल यहाँ लेकर आ सकते हो। हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी, मैं अभी फल लेकर आता हूँ। इतना कहकर दोनों वहां से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मुखिया हरिया से चोरी की सारी बातें विस्तार से जानने लगता है। वहीं मुखिया ने गांव के कई सम्मानित लोगों को भी बुला रखा था, ताकि मामला सबके सामने साफ साफ सुना और समझा जा सके। कुछ ही देर में गांव के बुजुर्ग, किसान और अन्य लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर हरिया के गधे और फलों की चोरी का सच क्या है। मुखिया चाहते थे कि फैसला पूरी पंचायत के सामने और बिल्कुल न्याय के साथ किया जाए, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो सके। लो मुखिया जी, मैं अपने गोदाम से फल लेकर आ गया हूँ। ये भाई तरह तरह के खेतों में उगने वाली सब्जियों और फलों को अच्छी तरह पहचानता है। ये देखकर और चखकर भी बता सकता है कि फल किस खेत के हैं और उनकी गुणवत्ता कैसी है। ये तो यहाँ तक पहचान लेता है कि कौन से फल ताजे और अच्छी मिट्टी में उगे हुए हैं और कौन से फल साधारण या कम गुणवत्ता वाले हैं। इसीलिए मैंने इसे साथ लाया है, ताकि ये फलों को देखकर और चखकर बता सके कि ये फल किसके खेत के हो सकते हैं। मंगरू काका, क्या आप इन फलों को जांच कर बता सकते हैं कि ये फल किस खेत के हैं और इनकी गुणवत्ता कैसी है? मंगरू काका उन फलों के पास जाते हैं और उन्हें ध्यान से देखने लगते हैं। देखकर तो बिल्कुल साफ नहीं लग रहा कि ये फल किस खेत में उगाए गए हैं, लेकिन अगर मैं इन्हें चखकर देखूं तो शायद ये पता चल सकता है कि ये फल कैसे हैं और किस तरह के खेतों में उगाए गए होंगे। हाँ हाँ मंगरू काका, जल्दी से इन फलों को चखकर देखिए और बताइए कि ये फल कैसे हैं, किसके हो सकते हैं और कहाँ के लगते हैं। मुखिया के इतना कहते ही मंगरू काका सेठ द्वारा लाए गए फलों को चखने लगते हैं। जैसे ही काका ने एक निवाला अपने मुंह में डाला, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वे चक्कर खाकर वही जमीन पर गिर पड़ते हैं। ये सब देखकर वहां खड़े सभी लोग घबरा जाते हैं। चारों ओर हलचल मच जाती है। मुखिया जी तुरंत उठकर मंगरू काका के पास पहुंचते हैं और उनकी जांच करने लगते हैं, ताकि पता चल सके कि आखिर अचानक उन्हें क्या हो गया। हरिया, तुम इन्हें तुरंत वैद्य जी के पास ले जाओ। जी मुखिया जी, हम लोग इन्हें तुरंत वैद्य जी के पास ले जाते हैं। जब सभी लोग मंगरू काका को वैद्य के पास ले गए, तब यहाँ मुखिया जी लाला और मनु से कहते हैं, लाला, तुम फलों में नशीली दवाइयां मिलाते हो। तुम गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। इसका मतलब तुम ये दवाइयां पहले से ही मिलाते आ रहे थे। तुम्हारी वजह से इस गांव में न जाने कितने लोग बीमार पड़े होंगे। अब तो तुमने चोरी ही नहीं बल्कि बेईमानी भी शुरू कर दी है। तुम लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो लाला और मनु। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ये सुनकर लाला और मनु पूरी तरह डर गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर घबराते हुए मुखिया जी को बाहर ले गए, जैसे वे उनसे अकेले में कुछ कहना चाहते हैं। मुखिया जी, ये फल मेरी मंडी के नहीं थे, ये तो उसी हरिया के फल थे। उसी हरिया ने इन फलों में नशीली दवाइयां मिलाई हैं। अगर मुझे ये बात पहले से पता होती तो मैं उसके फल और उसका गधा कभी नहीं लेता। मैं तो निर्दोष हूँ मुखिया जी।
इस सब का जिम्मेदार वही हरिया है। अगर आपको सजा देनी है तो उसे दीजिए, दोषी वही है। वो लोगों को नशीले और निम्न गुणवत्ता वाले फल बेचता है, और अगर आप मुझे आज जाने देंगे तो मैं आपको मुंह मांगा धन दूंगा। अरे लाला और मनु, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इतना सब गलत करने के बाद भी तुम अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हो। उस बेचारे ईमानदार हरिया को बलि का बकरा बनाना चाहते हो। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। न जाने तुमने अब तक कितने निर्दोष लोगों को परेशान किया होगा। इसी बीच वहाँ गांव के सारे लोग और मंगरू काका भी पहुँच जाते हैं। मंगरू काका को ठीक ठाक खड़ा देखकर लाला और मनु हैरान रह जाते हैं। अरे मुखिया जी, ये तो पूरी तरह तंदुरुस्त है, इसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर इसे कुछ हो भी जाता तो वह फल मेरे नहीं थे, वे तो हरिया के थे, इसलिए गलती भी उसी की मानी जाती। वैसे भी मैंने तो बस उसके फल और गधे चुराए थे, उनमें कोई दवाइयां थोड़ी मिलाई थी। चलो, अब तुमने अपनी बेईमानी खुद कबूल कर ली है। वैसे भी तुम सच में चोरी की है, ये बात तुम मान लो, इसलिए हम सब ने ये सारा नाटक रचा था। मंगरू काका कोई फलों और सब्जियों के जानकार नहीं है, और इस बेचारे हरिया के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए हमें ये चाल चलनी पड़ी। जब हरिया ने तुम्हें फल बेचने से मना किया तो तुमने उसे घर में पनाह देकर उसके साथ धोखा किया। तुम दोनों जैसे इतने धनवान लोग, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी इतनी नीच और घिनौनी हरकत करेंगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लाला और मनु, तुम जैसे इतने धनवान लोग भी इतने चालाक और लालची हो सकते हो कि अपने फायदे के लिए गांव को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा देते हो। मुझे तुम जैसे बेईमान लोगों के साथ कोई भी व्यापार नहीं करना है। ये सब सुनकर लाला और मनु को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। दोनों के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता है और वे शर्म से सिर झुका लेते हैं। हमें माफ कर दो हरिया, अब से हम पूरी ईमानदारी के साथ अपना व्यापार करेंगे।